दोस्तों, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देख करके लग रहा है कि अब ये मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। क्योंकि हुआ क्या है कि एक थाई कैरियर मतलब एक कॉमर्शियल शिप जो कि इंडिया आने वाला था, कांडला पोर्ट पर पोर्टिंग थी उसकी, और वहां पर फिर वो एनर्जी जो भी कोई कंसाइनमेंट लेके आ रहा था वो खाली करना था। लेकिन होता क्या है कि जब ये शिप जिसका नाम है मयूरी नारी, ठीक है, ये ओमान कोस्ट के पास में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला एरिया है वहां पर था ना, तब एक प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करता है। इसका मतलब एक मिसाइल टाइप, एक आप कह सकते हो कि वेपन जो है वो आकर के इस पर्टिकुलर शिप को हिट कर देता है, जिसके चलते इसमें से धुआं धुआं निकलने लग गया। और वैसे देखा जाए तो इसमें चार कैंडिडेट्स, चार ऐसे इंडिविजुअल जो कि इस शिप में थे, वो इंजर्ड भी हुए हैं। इस बात को लेकर के इंडिया की तरफ से एक कहते हैं ना स्टेटमेंट गया है, न्यू दिल्ली डिप्लोर्स अटैक ऑन शिप, क्योंकि सीधी बात है ये इंडिया की तरफ आ रहा शिप था। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ईरान ने अब एक बात और कह दी है कि अब हम लगातार जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लोकेशंस है मिडिल ईस्ट में, उन सबको हिट करेंगे। कारण क्या है इसके पीछे? वेंसडे को क्या होता है कि अमेरिकन एयर स्ट्राइक के चलते ईरानियन नेवी के एसेट्स को उड़ाया गया, जो बंदर अब्बास वाला जो एरिया है वहां पर। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक अटैक ऐसा हुआ कि वहां पर जो ईरान का एक बैंक है, बैंक सेफा, वो जो कि तेहरान में लोकेटेड है, पहले तो उस पर यूएसए ने सैंक्शन लगाए और फिर उसकी जो मेन बिल्डिंग थी उस पर अटैक भी कर दिया। इसके नतीजतन क्या हुआ कि वहां पर स्टाफर्स की डेथ हो गई और अब ईरान ने कह दिया कि हम इसका बदला भी इसी भाषा में लेंगे। ये सिनेरियो बन रहा है। फिर आ जाओ, अभी इजराइल और यूएस ने जिस तरीके से अटैक अभी ईरान पे लगातार कर रखे हैं, उसके चलते अभी जो बातचीत होने का एक स्कोप कभी निकल के आ रहा था कि भाई नेगोशिएशंस हो सकते हैं, अब ईरान ने तो देखो सिंपल सा एक चीज ठान ली है कि भाई हम तो बिल्कुल आसपास के देशों को अब सेटल नहीं होने देंगे, क्योंकि आज अगर यूएसए और इजराइल की इतनी हिमाकत हो रही है हमारे ऊपर अटैक करने की, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जो बेसिस मिल रहे हैं उन्हीं के चलते हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इजराइल ने अपना जो लेबनान में अपना एक पूरा कह सकते हैं मिशन चला रखा है हिजबुल्लाह को खत्म करने का। उसमें क्या है कि बेरूत लेबनान की कैपिटल है, वहां पर भी अटैक्स किए गए हैं। ठीक है। और वहीं पर अगर देखें तो बेरूत में सबसे ज्यादा डेंसली लोकेटेड अगर कोई एरिया है दैट इज आइचा बकर। याद रख लेना भाई, कई बार पूछा जा सकता है आइचा बकर रिसेंटली न्यूज में था क्या है, तो आइचा बकर वाला जो रीजन है वहां पर इजराइल ने अपनी अटैक्स कंडक्ट की है। इसके अलावा देखा जाए तो सऊदी अरब में यूएसए का एक एयर बेस है ना, प्रिंस सुल्तान एयर बेस, उस पर भी ईरान की तरफ से अटैक किए गए थे, लेकिन सऊदी अरब ने आने वाली जो मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, उनको इंटरसेप्ट करके वहीं पे मार गिराया। इसके अलावा देखा जाए तो अभी कुवैत और सऊदी अरब इन्होंने भी ये कहा है कि हमारी तरफ भी ईरान की तरफ से अटैक होता दिखा तो हमने उनको खत्म किया, उनको नेस्त नाबूद किया जो भी हवा में अटैक हो रहे थे। अच्छा, सऊदी अरब ने तो कब किया? जब वहां का एक इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड दैट इज शेबा, याद रख लेना भाई, ये मैं हाईलाइट जो भी नाम कर रहा हूं, ठीक है, शेबा ऑयल फील्ड पे अटैक होने वाला था तो उसको इंटरसेप्ट किया हमने। तो ये एक सिनेरियो जो है वो अभी बन रहा है, इसमें टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं। फिर बात आती है हमारे डोमेस्टिक सिनेरियो की। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से क्रूड ऑयल सप्लाई को झटका मिला है ना, उसको सेटल करने के लिए जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसके जो मेंबर कंट्रीज है ना आईईए के, उनके द्वारा अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि अब ज्यादा भी नहीं तो 400 मिलियन बैरल के ऑयल्स उन रिजर्व से निकाले जाएंगे। और ये आईईए की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक कदम देखा जा रहा है कि इसके चलते अब ऑयल सप्लाई तो एटलीस्ट मेंटेन रह सके। हमारी बात करें लोकली तो जो एलपीजी आती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन प्रोपेन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसकी बात करें तो हमने हमारी लोकल प्रोडक्शन को 25% तक बढ़ा दिया है ना। और साथ में एक चीज और कि जिस तरीके से जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको पहले कंफर्म करने का काम किया जा रहा है, कॉमर्शियल को एक बार होल्ड पे रखा गया है, तो उसके या फिर कॉमर्शियल को थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम प्रायोरिटी पे रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इस चीज को और ज्यादा अश्योरेंस देने के लिए क्या किया जा रहा है कि एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड दिया जाएगा जब भी आप घर पे सिलेंडर मंगाएंगे। इससे क्या होगा कि वो ऑथेंटिकेशन कोड जो डीएसी वैसे तो हम ऑलरेडी देते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे सिलेंडर घर पे मंगा लिया और फिर उसको आपने आपने कॉमर्शियल पर्पसेज से दूसरे जो रेस्टोरेंट्स हैं या आप उनको सप्लाई कर देते हो, तो उसको रोकने का टारगेट अभी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो ये एक सिनेरियो आपको समझ लेना है
कि क्या हालात अभी बने हुए हैं। अब देखो आगे बढ़े। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देखो चंडीगढ़ है, वहां पर लिटरेसी रेट अभी 99.93% आ गई। इसका मतलब अगर देखें तो हमारी यूनियन टेरिटरीज की संख्या की बात करें तो नंबर 1 पर उल्लास में 100% जो लिटरेसी रेट अचीव करने की जो डेवलपमेंट हुई थी वो लद्दाख में हुई थी, ये जो मार्क है वो अचीव करने का, और नंबर 2 पे अभी चंडीगढ़ हो गया है। और ओवरऑल देखें ना स्टेट और यूटीज की काउंटिंग में तो चंडीगढ़ का नंबर 6 है। तो ऐसे में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है। क्या है उल्लास? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मेन पॉइंट है कि नेशन वाइड जिस तरीके से लोग पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, एडल्ट अपनी एज में चले जाते हैं परिस्थितियों की वजह से या फिर सामाजिक परिस्थितियों के चलते, तो उन लोगों को जो कुछ भी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं उनको टैकल करने में जो एजुकेशन का गैप है उसको ठीक किया जाए, जो लिटरेसी का गैप है वो ठीक किया जाए। तो ऐसे में लाइफ लॉन्ग लर्निंग गैप्स को ब्रिज करना जिससे कि बेसिक लिटरेसी आप समझ सके, पढ़ सके, गणित के जो जोड़ बाकी आप सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो कर सकें, और आपकी लाइफ स्किल जो रिक्वायर्ड होती है एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ हेल्दी जीने में, वो चीज़ें सिखाने के लिए ये उल्लास प्रोग्राम जो है ये रन होता है। इसकी अगर बात करें तो इसमें मेन टारगेट रहता है कि 15 साल या उससे ज़्यादा, है ना, जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन उनके पास में लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमरेसी जो बेसिक आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो करने की क्षमता भी नहीं है ना, वो यहां पर देनी। ठीक है, तो इसमें हम देखें ना ये उल्लास ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पार्ट के तौर पे रन हो रही है, और इसमें हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम करते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब हो गया आप बेसिक चीजों को पढ़ लिख सको, समझ सको, राइट। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म कर सको। इसके अलावा टाइप और टेन्योर, इसका टेन्योर तो देखो 2022 से 2027 है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं तब जाके स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है। इंप्लीमेंटिंग बॉडी की बात करें, नोडल एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है ना, वो इसको मॉनिटर करता है। की फीचर्स में हमने देखा लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सिंपल बात है कि एक तरीके से आप अपनी जिंदगी में जो भी सोसाइटी से इंटरेक्शन करते हो तो वहां पर क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए उन चीजों को सिखाने के लिए यहां पर काम किया जाता है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, आज का जमाना है मोबाइल का, स्मार्टफोन, इंटरनेट का, तो जितना ज्यादा हम डिजिटली अवेयर करेंगे तो ऐसे में आप यूसेज भी ज्यादा कर पाएंगे डिजिटल फैसिलिटीज का, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी जाएंगे, उसके चलते फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ आप अवेयर भी रहेंगे कि कहीं हम डिजिटल अरेस्ट ना हो जाए, कहीं हम गलती से कोई लिंक पे क्लिक ना कर दे, वो सारी चीजें। इसके अलावा क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जिसमें आप लीगल लिटरेसी, सिविक अवेयरनेस, डिजिटल स्किल्स ये प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट को कोई केस लड़ना है, उसको पता है कि यार मेरे साथ में मेरे पड़ोसी या परिवार वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ होता है, तो उस केस में वो अपने पास में इन चीजों के ज्ञान तो रखे कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किसको अप्रोच करूं, क्या यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल असिस्टेंस के लिए कोई प्रोविजन कर रखा है, जो चीजें हैं उनके बारे में पता हो जिससे कि वो टाइमली मैनर में यूटिलाइज कर सके, एक एग्जाम्पल के तौर पे। इसके अलावा वॉलंटियर इंसेंटिव्स, जो भी स्टूडेंट वॉलंटियर्स है जो खुद जानबूझ के ये सोच रहे हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, वो आते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को भी लेकर के आते हैं, तो उनको सीधी बात है रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ना, तो उनको एकेडमिक क्रेडिट्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और रिकॉग्निशन भी दिया जाता है, जिससे कि उनको देख करके बाकी लोग भी एनकरेज्ड फील करें, राइट। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की हुई है, और उसमें अगर देखें तो आपके पास में ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल आप ओपन करोगे तो वहां पर भी एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड प्रोविजन मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्थ नेशनल एग्रो RE समिट। देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उनकी तरफ से फोर्थ नेशनल एग्रो RE समिट इन दिल्ली को एड्रेस किया गया, और उसमें कोशिश ये की गई कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो रोल है, हम कैसे हमारी रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे फार्मर्स की इनकम को हम बढ़ावा दे सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, उस पर ज्यादा जोर दिया गया। अब हम समझते हैं कि फोर्थ नेशनल एग्रो RE समिट क्या थी, ये देख लो। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन में इंडियन एग्री वोल्टाइक अलायंस, इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। मेन टारगेट क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें एग्रीकल्चर के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करना है। फायदा क्या होगा कि खेतों में आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो आप कर ही रहे हो, प्लस साथ में आप उसके
अगर यूज कर लो सोलर एनर्जी को तो उसी जमीन से विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। फिर की हाइलाइट्स की बात करें इस समिट में तो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन मेन थीम रही, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को, जिसमें हम देखें तो रूफटॉप सोलर पैनल है उनकी प्रमोशन करने का टारगेट रखा गया है ना। इसके अलावा कि जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर की जो नीड है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड हम रिलाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होना और ये सारा, तो उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनको मूव करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम आएगा और साथ ही साथ जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो भी इंश्योर होगी। अब आप सोचो कि ईरान और वेस्ट एशिया की जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसके चलते कितना एनर्जी इनसिक्योरिटी वाला सिनेरियो बन चुका है। ध्यान रखें, सोलर इरिगेशन पंप्स जब इंस्टॉल कर दिए जाते हैं ना गांवों में, खेतों के अंदर, तो इससे क्या बात होती है, एक तो डीजल पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो गई, आप जो जनरेटर लगाते हो वो, दूसरा आप इरिगेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होते देखते हो। कुल मिलाकर के अगर देखें तो साल में 1 एकड़ जमीन पर 5,000 से 6,500 रुपए की सेविंग हो जाती है फार्मर की। तो ये जो बेनिफिट है ना, ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़े स्केल पर फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा पीएम कुसुम 2.0 ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। देखो पीएम कुसुम तो ऑलरेडी रन हो ही रहा है, उसको 2.0 वर्जन में ला दिया गया है, जिसमें टारगेट ये किया गया है कि देखो खेतों में अगर हम सोलर पैनल्स को थोड़ा हाइट पे माउंट कर दें तो उससे क्या होगा कि सोलर पैनल्स को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लाइट की जरूरत है वो भी मिल जाएगी, और जो नीचे क्रॉप प्लांट है उनको भी थोड़ा शेड मिल जाएगा, थोड़ी छाया मिल जाएगी। उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो पेड़ पौधों का जो डायरेक्ट एक्सपोजर है सनलाइट से, उसके चलते जो इवेपोरेशन होता है वो रुक जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन करने की कोशिश है। इसमें टारगेट रखा गया है 10 गीगावाट एग्री पीवी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना। एग्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ में फोटोवोल्टाइक सेल्स को आप इंस्टॉल कर रहे हो, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हो। एग्री वोल्टाइक पोटेंशियल की बात करें पूरे देश की तो ये 3,000 से 14,000 गीगावाट तक जाता है। तो अभी तो टारगेट केवल 10 गीगावाट का ही रखा गया है। अगर ये भी अचीव होता है तो बहुत बढ़िया हम काम कर पाएंगे। इससे फार्मर की एनुअल इनकम 60,000 से 1 लाख रुपए पर एकड़ तक भी बढ़ सकती है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना प्रोग्राम, इस पर भी बात किया गया। इसमें क्या आपको ध्यान है कि हमारे घरों की छतें जो हैं उनको यूटिलाइज करना है, वहां पर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कराने से रिलेटेड। तो अभी तक क्या है 31 लाख से ज्यादा घरों में तो ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, और बाकी और एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है। फिर बात हुई इसमें रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन पे कि 2014 में हम कहां थे और 2026 में कहां पर हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जितना हम रिलाय कर रहे थे 81 गीगावाट पे, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जिसमें आप डीजल पेट्रोल गैस इन पे डिपेंडेंसी जो रख रहे थे उसको हमें रिड्यूस करना है। तो क्या करें, उसका रिप्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो 81 गीगावाट से ले जाकर के हम पहुंच गए हैं नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में 275 गीगावाट, जिसमें सोलर कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई 2.8 थी 2014 में, जो बढ़ गई 143। विंड की बात करें 21 गीगावाट तो वो 55 गीगावाट। बायो पावर की बात करें तो 8.1 गीगावाट से 12 गीगावाट तक हम आ गए। और देखा जाए तो वैसे हमारा टारगेट 2030 तक का 500 गीगावाट तक रीच करना है कैसे भी करके, अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें। अब एग्रोवोल्टाइक की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि जमीन पर आप सोलर एनर्जी जनरेट भी करेंगे और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी होगा। फायदा क्या होगा, एक तो लैंड यूज एफिशिएंसी आएगा, एक क्रॉप को शेडो मिलेगा जिससे कि वाटर इवेपोरेशन है क्रॉप के अंदर से वो बचेगा। इसके अलावा सेकेंडरी इनकम फॉर फार्मर्स स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो ऊर्जा दाता है मतलब फार्मर जो है अन्नदाता से ऊर्जा दाता की तरफ भी मूव करने लग जाएंगे। फिर थोड़ा सा पीएम कुसुम, दैट मीन्स प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम उत्थान महाअभियान, इसकी बात कर लेते हैं। देखो एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च है 2019 में, फ्लैगशिप है तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, समझ गए, और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, सोलर पंप देना फार्मर्स को, इससे क्या होगा कि जो डीजल पंप थे, इसका मतलब जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, फिर पानी निकाला, फिर खेत में पानी डाला, वहां पर अब डीजल जनरेटर की बजाय आपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दी, है ना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ज्यादा एक तो रिलायंस हुई एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ चले गए, और दूसरा अगर आपके पास में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो आप बेच भी सकते हो, तो ओवरऑल आपकी बिजली का बिल बनता है उसमें भी कमी आएगी। ऑब्जेक्टिव, सोलर कैपेसिटी हमें मार्च 2026 तक पीएम कुसुम स्कीम के तहत 34,800 मेगावाट तक अचीव करनी है मार्च 2026 तक। इसमें देखो सब्सिडी का मैकेनिज्म है, क्या है, जनरल स्टेट्स जो है जैसे
हमारे नॉर्मल स्टेट्स की हम बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनकी, तो यहां पर क्या होता है, स्टेट कंट्रीब्यूशन में 30% तो कंट्रीब्यूट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 30% स्टेट सब्सिडी मिलता है, और रिमेनिंग 40% कॉस्ट जो है वो फार्मर को बियर करनी पड़ती है। इसका मतलब 40% में एक बड़ा प्लांट तैयार है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे पहाड़ी एरिया आ गया या फिर थोड़ा सा बैकवर्ड है, उन स्टेट्स को 50% सेंटर कंट्रीब्यूट करता है, 30% स्टेट खुद लेता है, ये तो हो गई सब्सिडी, और रिमेनिंग 20% फिर फार्मर्स को अपने लेवल पे एफर्ट डालने होते हैं। फिर आ जाओ कंपोनेंट्स की, तो पीएम कुसुम में 3 कंपोनेंट ए बी सी डिसाइड हुए, जिसमें पहला ए है, उसमें तो ये था कि 10,000 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज ग्राउंड या स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम हमें डेवलप करने हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जमीन के ऊपर आप आराम से लगाओ एक तो सोलर प्लांट्स, या फिर थोड़ा सा हाइट दे करके, जिससे कि क्रॉप की बेकारी ना हो, है ना, क्रॉप को भी तो सनलाइट चाहिए होगी, तो थोड़ा हाइट दे दो और स्टिल्ट पे आप माउंट कर दो। इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना खेतों के थ्रू, कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी की बात करें तो 14 लाख के लगभग स्टैंड अलोन सोलर एग्री पंप्स, मतलब ऐसे इरिगेशन पंप्स डेवलप करवाने 14 लाख के लगभग, जो कि कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे डिपेंड करे और किसी पे नहीं। फिर कंपोनेंट सी, इसमें ये कोशिश है कि 35 लाख के लगभग जो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स है, मतलब जो पावर आती है हमारे वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट से, उसके थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए पंप से इरिगेट कर रहे हैं, उनको, उनकी काउंटिंग 35 लाख तक करते हुए कोशिश ये करनी है कि वहां पर सोलर एनर्जी के बेसिस पर ही एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाए, और साथ ही साथ फीडर लेवल सोलराइजेशन पर भी काम किया जाए। मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके आसपास में जो फीडर है, वहां पर भी आप सोलराइजेशन, मतलब सोलर एनर्जी का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी पीएम कुसुम स्कीम होगी। फिर आती है पीएम सूर्य घर योजना। देखो इसमें तो ये सेंट्रल स्कीम है, जिसका मेन टारगेट है कि घरों की छतें जो हैं उनका हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। 2024 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है ना, उसका 40% तो देखो सब्सिडी आपको मिल जाती है, एक बार आप इंस्टॉल कराओ, फिर उसके बाद में 40% आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसका फर्दर यूज कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा करके घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको रिड्यूस करना, और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के साथ साथ में प्रोड्यूसर भी बनाना इसका टारगेट रहा है। फिर हम बात करते हैं स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। क्या है मामला, समझते हैं। देखो, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट है हमारा 2006 का। उस एक्ट में मेन टारगेट क्या था कि अगर कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, आप एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मोर और लेस एनर्जी सोर्सेज पे रिलाई करने वाले हो, तो देखा जाए तो उसका क्या एनवायरमेंट पर इंपैक्ट आएगा, उस इंपैक्ट को कैलकुलेट करना, और उस कैलकुलेशन के आधार पर फिर दूसरे एरिया में जहां पर आपको इंडस्ट्री लगानी है वहां तो लगाइए, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो आ रहा है, जो कि फाइनेंशियली कैलकुलेट किया जाएगा, और देखा जाएगा अदर एस्पेक्ट्स में कि कितने पेड़ काटे, कितना आपने वाइल्ड लाइफ को चैलेंज क्रिएट किया है, वो कैलकुलेशन होकर के फिर दूसरे एरिया को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वहां पर फिर आपको कॉम्पनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करवाना होगा। तो ये एक तरीके से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करके एनवायरमेंट को स्टेबलाइज करने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया। अब क्या होता है कि जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7th के अंडर आता है। 7th के अंडर अब देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी शेड्यूल 3rd है ना, उसमें आता है। इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों की ज्यूरिसडिक्शन है। तो स्टेट लेवल पे तो क्या है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंडर में स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी काम करती है, और साथ में एक स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी बैठती है। अब ये जो स्टेट अप्रेजल कमेटी होती है, ये उस प्रोजेक्ट को स्टडी करेगी और उसके हिसाब से अपना पूरा हलफनामा तैयार करेगी कि हाँ जी, इस प्रोजेक्ट में ये चीजें हम कॉम्प्रोमाइज होते हुए देख रहे हैं। फिर वो रिपोर्ट जो है वो जाती है स्टेट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास में, और फिर वो फाइनल करते हैं कि हाँ जी, प्रोजेक्ट को यस करना है कि नो करना है, या फिर कितना कॉम्पनसेशन प्रोजेक्ट से हमें लेना है, जिससे कि एनवायरमेंट को हम बैलेंस कर सके। ये जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म में स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, है ना। अब होता क्या है कि कई बार कई स्टेट्स के अंदर ये जो SEIAA है या SEAC है, ये कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाती, इनका टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनकी मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली स्मूथली रन कर नहीं पाती। तो इस केस में फिर यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्टेट्स की तरफ से जो मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए उसकी कमी के चलते हमें अभी स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो कंटिन्यू बनाए रखनी है। मतलब ये कि किसी स्टेट में अगर स्टेट लेवल पे प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा, तो उसको फिर सीधा टेक ओवर कर लिया जाएगा
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करने वाली स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जिससे कि प्रोजेक्ट का टाइमली असेसमेंट किया जा सके और प्रोजेक्ट का जो कुछ भी कॉम्पनसेशन उनसे लेना है, जो भी प्रोसीडिंग हो, टाइमली हो सके। तो स्मूथ बनाने के लिए यह काम किया गया है। तो ध्यान रख लेना हमें कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मैकेनिज्म का जो सिस्टम है वो चलता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत, और उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, अप्रेजल दिया जाता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट कितना इंपैक्ट डालने वाला है, अकॉर्डिंगली फिर प्रोसीडिंग होती है। तो ये जो गैप था मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल गैप स्टेट लेवल पे, उसको फुलफिल करने के लिए स्टेट सेंट्रल ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और वैसे देखा जाए तो एक बार अगर स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हो गई या फिर ये जो अप्रेजल कमेटी है, ये एक बार अपॉइंट होती है तो 3 साल के लिए ये काम करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉपर टाइमली मैनर में अपॉइंटमेंट्स नहीं होते, जिसके चलते जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलनी है या जो कुछ भी उनको रिकमेंडेशन देनी है जिससे कि वो अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करके काम कर सके, उन चीजों में डिले हो जाता है। तो उसको रेक्टिफाई करने का ये काम है। तो थोड़ा सा स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात कर लें। देखो ये ऑपरेट करेगी एनवायरमेंट असेसमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत, मैंने एक्ट बोल दिया था, करेक्ट कर लेना। दूसरा, इसको कंसिस्ट किया जाएगा, तो उसमें मेंबर्स कौन होंगे? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होंगे और कुछ तो होंगे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ही होंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब कोई ना कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में दूसरे काम को कर रहा है और जो उस पोस्ट पे आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग असेसमेंट इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का मेंबर भी बन जाएगा। ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन, सिंपल सी बात है, स्टेट लेवल पे जब ये कमिटीज या अप्रेजल प्रॉपर्ली ना हो तो उस केस में यहां पर एक प्रोविजन सीधा दिया हुआ है। क्या है कि अगर स्टेट लेवल पे जो असेसमेंट या अप्रेजल कमिटीज का काम है वो अगर समय पर नहीं हुआ, तो वो समय डिसाइड हुआ 4 महीने का, 120 दिन का। अगर 120 डेज में स्टेट अप्रेजल कमेटी जो है वो टाइमली काम नहीं करती है, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट की वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास में? स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब 120 दिन के अंदर स्टेट लेवल पे कोई काम हो रहा है तो क्या, अदरवाइज फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देख लेगी। अब सवाल क्या है कि क्यों इसको लॉन्च किया है? सीधी बात है कि एनवायरमेंटल अप्रेजल जो होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट का वो एकदम टाइमली मैनर में हो, रेड टेपिज्म या फिर कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो रहा है उसको रोका जाए, जिससे कि इफेक्टिवली हम एक कहते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट भी कर सके। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें अकाउंटेबिलिटी और पेनल्टी का प्रोविजन भी है। कैसे है समझिए। मेंबर जो होंगे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के या फिर SEAC स्टेट लेवल पे जो अप्रेजल कमेटी है, और असेसमेंट जो अथॉरिटी आपकी SEIA, इनकी बात करें तो इसका सीधा प्रोविजन है कि आप उनको डायरेक्टली हटा नहीं सकते हो। कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन क्रिएट हो गई तो वहां पर अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनको हटा दिया जाता है। तो वहां पर उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी दी गई है कि भाई आप केवल उनके कह सकते हैं कि उनको अपने मनमाने तौर पर आर्बिट्रेरीली हटा नहीं सकते हो। हटाने के लिए उन कैंडिडेट्स का जो अथॉरिटी के मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं स्टेट लेवल पे इन तीनों में, तो उनका देखना होगा कि प्रूवन मिसकंडक्ट एंड इनएफिशिएंसी है। वो चीज जो है, देखा जाए तो ये वेग वर्ड्स हैं, लेकिन अगेन वही बात कि जो जॉब दी गई है उस जॉब के साथ जस्टिस ना करें तो उस केस में आप उनको हटा सकते हो। दूसरा, डिले इन प्रोसेसिंग ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रपोजल। अगर 120 दिन से ज्यादा का समय लगता है तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक्शन लेने वाली कंडीशन बन जाती है। तो उसमें हमने देखा कि एक पोर्टल है जिसका नाम है परिवेश पोर्टल, क्योंकि इस परिवेश पोर्टल पर ही तो एप्लीकेशन डाली जाती है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के हिसाब से। फिर वो स्टेट लेवल पे पहले रहेगा, बट स्टेट में होल्ड ज्यादा लंबे समय तक रह जाता है, तो उस केस में फिर 120 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? सेंट्रल लेवल पे। और उसके लिए स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, उसको मोरलेस अभी कंटिन्यू किया जा रहा है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टारगेट क्या हो गया कि डिले ना हो। अब परिवेश पोर्टल की बात करें, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। इसका मतलब एक ही विंडो पर आप स्टेट और सेंटर दोनों से कनेक्ट कर पाते हो किसी भी प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के अगर बात करें। साथ ही साथ इसमें ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया जिसमें सबमिशन होता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन की ट्रैकिंग भी की जा सकती है एप्लीकेंट के द्वारा, जिसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन से संबंधित कोई भी इशू आ रहा है। सीधी बात है, आप अगर कहीं पे भी फैक्ट्री या प्लांट लगाना चाहो तो एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है उसी को तो हम असेस करने की बात कर रहे हैं। इसमें आपने डिजिटाइज मैनर में अप्रूवल प्रोसेस को ला दिया, इससे बिचौलिए खत्म हो गए तो मामला गड़बड़ नहीं होगा। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग कि अभी आपके प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, कहां पर क्या चल रहा है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आप इजीली देख सकते हैं। फास्टर प्रोसेसिंग और इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन एनवायरमेंटल क्लियरेंसी इसका टारगेट हो गया। फिर बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन। देखो यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को अभी 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। क्या है कि अब टारगेट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन
जो होती है, जैसे पाइपलाइन डाल दिया, टंकियां बनानी है ना। सिटीजन सेंट्रिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विस डिलीवरी पर भी ध्यान देना। मतलब ये कि आप पहले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे लगे हुए थे, अब ये भी देखना है कि वो फंक्शनल भी हो। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं जहां रहता हूं उसके पड़ोस में या मेरे खुद के गांव की बात बता देता हूं, वहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि पाइपलाइन जो डाली गई है इतनी जल्दबाजी में डाली गई है, खोद के नीचे भी नहीं है, ऊपर रोड के ऊपर। आप सोचो बैरियर की, मतलब स्पीड ब्रेकर की तरह काम आ रहे हैं वो पाइप्स, फिर वो टूटेंगे। और इतना ज्यादा वेस्टेज हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर मिशन की, वो आपने भी डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, लेकिन हाँ, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है, गांव में भी पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन का तो काम कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। अब जान लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। ये एक फ्लैगशिप रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम है, जिसका मेन काम था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब घरों में ऐसा नल कनेक्शन देना जहां से पानी आता हो। ऐसा ना हो कि परेश रावल की तरह कि जिसको नहीं नहाना उस नल में पानी नहीं आएगा, उसमें नहीं आए उसके नीचे बैठ जाना, है ना। तो वो वाली चीज है। तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर को सेफली सप्लाई देने का मेन टारगेट रहा। नोडल मिनिस्ट्री, ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। स्कीम लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 को। हर घर जल का इसमें मेन विजन था, और टारगेट ये रहा कि हर दिन फैमिली में एक मेंबर के हिसाब से 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देनी। टेन्योर इसका पहले तो 2024 तक था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 2028 कर दिया, जिसमें मेन टारगेट क्या है, यूनिवर्सल कवरेज, हर घर के अंदर कनेक्शन हो, हर घर जल की बात आई ना। और साथ ही साथ सर्विस डिलीवरी, मतलब पानी प्रॉपर्ली जाए, और साथ में पानी में कहीं पे कोई पाइपलाइन फट गई या कोई इशू आ रहा है क्वालिटी वाइज, या फिर जो एक कंटेमिनेशन आ रहा है, उसको टैकल करने का काम प्रॉपर होता रहे। जल जीवन 2.0 का मेन काम रूरल टैपिंग, ये जो टैप्ड वाटर है ये तो आपको देना ही है सभी को दिसंबर 2028 तक, जिसमें हर ग्राम पंचायत में हर घर को पानी मिल सके। इसका मतलब सिटीजन सेंट्रिक वाटर सप्लाई को आप सस्टेनेबल बनाना चाहते हो, वाटर सर्विसेज को सस्टेनेबल बनाना चाहते हो, कंटिन्यूअस मेंटेन रखना चाहते हो। ठीक है जी। दूसरा, इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। सुजलम भारत नाम से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा। ये सुजलम भारत वाला जो मैकेनिज्म है ना, ये क्या है, आप जाओगे इस पे, यहां चेक कर सकते हो कि हर घर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, है ना, सर्विस एरिया आईडी मिलेगी, और उससे फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किसको कनेक्शन मिला, किसको नहीं मिला। अच्छा, इससे ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सी टंकी से कहां से आपकी सप्लाई आ रही है, क्योंकि आपके आसपास में कई टंकियां बन चुकी होंगी, बड़े बड़े टैंक्स, है ना, एलिवेटेड टैंक्स, और वहां से जो पानी सप्लाई का आपको पता नहीं यार कौन सी टंकी से आ रहा है, किसको कंप्लेन करें, तो वो आप ट्रैक करके इजीली इन चीजों को टैकल करवा सकते हो। फंडिंग पैटर्न, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब सिंपल है कि यूनियन टेरिटरीज है, उसमें तो देखो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टैकल करना है पूरा पैसा, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स है ना, उनमें 90-10 का रेशियो रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और 50-50 का रहेगा दूसरे स्टेट्स की कैटेगरी में। सिग्निफिकेंस पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वुमेन वेलफेयर, पानी लेने के लिए महिलाओं को कितना दूर जाना पड़ता है, वाटर कलेक्शन एक बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा थकाने वाला काम हो गया, डल काम हो गया, है ना, वो चीजें मोरलेस थोड़ी सेटल होंगी। रूरल वाटर गवर्नेंस है वो इंश्योर होगी, और अल्टीमेटली जो हमें टारगेट अचीव करना है विकसित भारत 2047 का, तो वाटर मैनेजमेंट तो हमारा प्रॉपर होना ही चाहिए। अब देखो रिवाइज आप इनको कर लो। आप उल्लास के बारे में बताओ, कब से कब तक चल रहा है ये, 2022 से 2027 तक है क्या। पीएम कुसुम की बात करें तो ये क्या 34,800 मेगावाट का जो हमारा टारगेट है वो मार्च 2030 तक था या 2028 ये 26 तक था, जरा बताना आप, है ना। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें हाउस होल्ड को फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन देना है, ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज प्रॉपर मेंटेन करनी है, ये बात तो लगभग ठीक लग रही है। परिवेश पोर्टल की बात करें तो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से एसोसिएटेड है, जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगाते हो तो क्लियरेंस लेने से प्रोसेसिंग जो होती है वो इसी के थ्रू होती है। तो ऐसा है क्या, बताना आप मुझे कमेंट्स में। अब आपने कल कमेंट्स किए थे कि सर कुछ पीवाईक्यूज उठाओ, तो देखो अभी पॉलिटी के मैंने 2 पीवाईक्यू उठाए हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा हुआ है, कोशिश करना इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दो, इसका जवाब मैं आपको दूंगा कल। दूसरा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के सवाल आया सेंटर और स्टेट के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो किस एक्ट के तहत ये प्रोविजन किया गया था, ये 2012 का क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स को लेकर के। शेड्यूल 7 का जो डेवलपमेंट है ना, वो यहां पर आप देख सकते हो, कमेंट्स में आपको जरूर बता देना, ठीक है। इसका जवाब मैं दूंगा कल, ओके। बाकी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं PW Only IAS ऑफिशियल पे हमें, साथ ही साथ PDF की आपकी जो रिक्वायरमेंट है
वो पूरी हो जाती है पिंड कमेंट को जब आप देखते हो और वहां पर आपको लिंक दिया हुआ है। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।